Today we are going to talk about cholelithiasis और उससे related जो भी pathologies हैं. अब if we look at this diagram तो इसमें gall bladder का एक क्रॉस स्पेसिमेन है जिसमें हमें ये stones नज़र आ रहे हैं उसके ल्यूमेन के अंदर. सो बेसिकली कोलिलिथियासिस में क्या होता है कि या तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है या बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाता है, बाइल सॉल्ट्स कम हो जाते हैं और गॉल ब्लैडर स्टेसिस होता है जो कि बिलियरी स्लज करवा सकता है या स्टोन्स की फॉर्मेशन करवा सकता है. अब जब हम स्टोन्स डिस्कस करते हैं गॉल स्टोन्स तो वो हमारे पास दो टाइप्स के आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड पिगमेंट स्टोन्स. जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं वो इस इमेज में शो किए हुए हैं, यूजुअली येलो कलर के ये होते हैं. दे आर रेडियोल्यूसेंट विद 10 to 20% ओपेक ड्यू टू कैल्सिफिकेशंस और जो 80% स्टोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ही होते हैं. ये किन कंडीशंस में देखे गए हैं? ओबेसिटी, एस्ट्रोजन थेरेपी, मल्टीपैरिटी, रैपिड वेट लॉस मेडिकेशंस, यानी अगर हम फेब्रेट्स ले रहे हैं. बेसिकली फेब्रेट्स क्या करते हैं? फेब्रेट्स एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन इनटू द बाइल इंक्रीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से बाइल कोलेस्ट्रॉल से सुपर सैचुरेट हो जाता है और स्टोन फॉर्मेशन प्रमोट होती है. बाकी अगर हम वाइट और नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशंस में देखें तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का इंसिडेंस ज़्यादा होता है. नाउ कम पिगमेंट स्टोन्स. अब इसमें ब्लैक स्टोन्स और ब्राउन स्टोन्स आ जाते हैं. जो ब्लैक स्टोन्स हैं वो रेडियोपेक होते हैं, कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन्स होते हैं, हेमोलिसिस की वजह से पिगमेंट स्टोन्स बनते हैं. और जो ब्राउन स्टोन्स होते हैं दे आर रेडियोल्यूसेंट और वो मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं. और पिगमेंट स्टोन्स आर एसोसिएटेड विद क्रॉनिक हेमोलिसिस, अल्कोहल एसोसिएटेड सिरोसिस एंड बिलियरी इन्फेक्शंस. जो रिस्क फैक्टर्स हैं विच आर कॉमन टू बोथ टाइप्स ऑफ स्टोन्स, उसमें आ जाता है क्रोन डिजीज़, उसकी वजह से स्टोन्स बन सकते हैं, इंक्रीज्ड एज एंड टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन. टीपीएन क्यों रिस्क फैक्टर है गॉल स्टोन्स का? बेसिकली टीपीएन जो है उसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टेसिस होती है क्योंकि कोई एंट्रल फीडिंग नहीं हो रही है जिसकी वजह से कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज़ नहीं होता और एज अ रिज़ल्ट गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना प्रॉपरली नहीं होता. देयर इज़ पुअर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन और उसकी वजह से अल्टीमेटली स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं. द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलिलिथियासिस इज कोलिसिस्टाइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी एंड इट में ऑल्सो कॉज एक्यूट पेंक्रेटाइटिस एंड एक्यूट कोलेंजाइटिस. ठीक है, कोलेंजाइटिस से ही होता है ना, बाइल डक्ट्स की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है यूजुअली ड्यू टू बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन. कोलिलिथियासिस को हम अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज करते हैं, इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं अगर सिम्टोमेटिक है, उस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं. इसके रिस्क फैक्टर्स में 8 F से याद रखते हैं हम. फीमेल, फैट, फर्टाइल, 40, फेयर, फीड्स ऑन टीपीएन, फास्टिंग कंडीशन में क्योंकि रैपिड वेट लॉस होता है और फिब्रेट्स के यूज़ से. सो रिमेंबर दिस निमोनिक ऑफ 8 Fs. बाकी यही होता है कि फ़ीमेल सेक्स अगर एड्स आता है, ओबेसिटी है, जेनेटिक्स का रोल है और कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा, बाइल सॉल्ट्स कम होंगे और गॉल ब्लैडर स्टेसिस हो जाएगा. अल्टीमेटली बाइल की कोलेस्ट्रॉल के साथ सुपर सैचुरेशन हो जाएगी विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स. ये था प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स. जो पिगमेंट स्टोन्स हैं वो कैसे बनते हैं? बेसिकली क्रॉनिक हेमोलिसिस हुई या कोई बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन थी उसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रेज हो गया, गॉल ब्लैडर स्टेसिस हुई, अल्टीमेटली बाइल की कैल्शियम बिलिरुबिनेट के साथ बहुत ज़्यादा सुपर सैचुरेशन होगी विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट स्टोन्स एज शोन इन दिस डायग्राम. सो एज़ फार नाउ वी हैव डिस्कस्ड कोलिलिथियासिस और उसके रिलेटेड जो पैथोलॉजीज़ थी, स्टोन्स बनते हैं और वो सब डिस्कस कर लिया. नाउ कम्स रिलेटेड पैथोलॉजीज़ जिसमें बिलियरी कॉलिक आ जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एसोसिएटेड विद नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड डल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन. जब भी न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन होगी यानी कि फैटी मील लेने के बाद कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज़ होगा तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर होती है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, जिसकी वजह से स्टोन जो बना हुआ है इट इज़ फोर्स्ड इनटू द सिस्टिक डक्ट. अच्छा, बिलियरी कॉलिक में लैब्स नॉर्मल होता है और अल्ट्रासाउंड में कोलिलिथियासिस नज़र आता है, राइट. अब आ जाता है कोलिडो कोलिलिथियासिस. इसमें क्या होता है कि कॉमन बाइल डक्ट के अंदर गॉल स्टोन प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से ऑफन लैब्स में हम देखते हैं ALP GGT ये एलिवेटेड होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन भी एलिवेटेड होता है और AST या ALT भी रेज्ड हो सकता है. नोट दिस पॉइंट कि बिलियरी कॉलिक में लैब्स नॉर्मल थे, ठीक है, लेकिन कोलिडो कोलिलिथियासिस में लैब्स नॉर्मल नहीं है, ठीक है. नाउ कम्स कोलिसिस्टाइटिस. नाउ लुक एट दिस डायग्राम, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम. अब यहाँ पर ये थिकेंड गॉल ब्लैडर वॉल नज़र आ रही है और यहाँ पर गॉल स्टोन इम्पैक्टेड नज़र आ रही है. एक अल्ट्रासाउंड इमेज है जिसमें एक हाइपरिकोइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है विद पोस्टीरियर एक्यूस्टिक शैडोइंग. हाइपरिकोइक स्ट्रक्चर ये होता है बेसिकली यू नो अच्छा क्या लिखा हुआ है, विद पोस्टीरियर acoustic shadowing and arrow points to the structures जो कि labeled as
गॉल ब्लैडर, ठीक, एज गॉल ब्लैडर, गॉल स्टोन्स, ठीक है। हाइपोइकोइक स्ट्रक्चर बेसिकली अल्ट्रासाउंड पर अल्ट्रासाउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है और वो ब्राइट वाइट नज़र आता है अल्ट्रासाउंड पर, ठीक है। सो ये डायग्राम होती है कोलिसिस्टाइटिस की। ये एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है गॉल ब्लैडर की, ठीक है। अब इसकी दो फॉर्म्स आ जाते हैं, कैलकुलस एंड ए कैलकुलस। जो कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। इट इज़ ड्यू टू गॉल स्टोन इम्पैक्शन इन द सिस्टिक डक्ट, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है और उसकी वॉल की थिकनिंग हो जाती है, और इसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकती है। इस डायग्राम में कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस शो किया हुआ है। अब जो ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस है, ये गॉल ब्लैडर स्टासिस, हाइपोपरफ्यूजन या इन्फेक्शन, स्पेसिफिकली साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, एंड इट इज़ सीन इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स। अब गॉल ब्लैडर स्टासिस बेसिकली क्या होता है, इसमें गॉल ब्लैडर की रिड्यूस्ड या एब्सेंट एम्पटिंग होती है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड बाइल रिटेंशन होती है। अब इसमें कोलिसिस्टाइटिस में एक क्लासिक साइन होता है विच इज़ मर्फी साइन। इट इज़ एन इंस्पायरेटरी अरेस्ट ऑन राइट अपर क्वाड्रेंट पैल्पेशन ड्यू टू पेन। जब भी हम राइट अपर क्वाड्रेंट को पैल्पेट करेंगे तो पेन की वजह से इंस्पायरेटरी अरेस्ट होगा, यानी कि इंस्पायरेशन, देयर इज़ अ सडन सेसेशन इन इंस्पायरेशन ड्यू टू पेन जब भी हम इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर को पैल्पेट करेंगे ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन। ये पेशेंट से कहते हैं डीपली इंस्पायर करें, लंबा गहरा सांस लें और उसका अचानक से इंस्पायरेटरी अरेस्ट होता है, देयर इज़ अ स्टॉप इन cessation of there's cessation of inspiration. द पेन में रेडिएट टू राइट शोल्डर, क्योंकि फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन हो सकती है साथ। अगर बाइडक पेन इन्वॉल्व हो जाए तो हमारे पास ALP भी रेज्ड हो जाता है, एग्जाम्पल इन केस ऑफ एक्यूट कोलिंजाइटिस, राइट। और डायग्नोज हम इसको करते हैं विद अल्ट्रासाउंड और कोलिसिंटिग्राफी, आई एम नॉट श्योर हाउ इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। इसको HIDA स्कैन भी कहते हैं। ये एक न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट है जो कि बाइल फ्लो और गॉल ब्लैडर को फंक्शन को इवेल्यूएट करता है, और इस स्कैन में नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर जो है वो सजेस्ट कर रही होती है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को। सो यहाँ पर लिखा भी हुआ, फेलियर टू विजुअलाइज गॉल ब्लैडर ऑन HIDA स्कैन सजेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर इट। नाउ कम्स द टर्म गॉलस्टोन आइलियस। इसमें क्या होता है कि गॉल ब्लैडर और GI ट्रैक्ट के दरमियान एक फिस्टुला बन जाता है। अब जो वो फिस्टुला एक ओपनिंग बन जाएगी तो वो गॉल स्टोन जो गॉल ब्लैडर के अंदर था वो GI के ल्यूमेन में एंटर हो जाएगा, वहाँ से वो इलियोसिकल वॉल्व की जो सबसे नैरो पॉइंट है वहाँ पर जाके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा, और क्योंकि एक ओपनिंग बन गई है तो GI से एयर जो है वो पीछे गॉल ब्लैडर में भी जा सकती है। सो वी कैन सी एयर इन द बिलियरी ट्री विच इज़ कॉल्ड इज न्यूमोबिलिया, राइट। और गॉलस्टोन आइलियस में रेगुलर ट्रायड होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। रेगुलर ट्रायड में देयर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं न्यूमोबिलिया की, यानी एयर इन द बिलियरी ट्री, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड गॉलस्टोन विच इज़ यूजुअली फाउंड इन द आइलियक फॉसा। Now comes porcelain gallbladder. Now in this diagram you can see कि एक abdominal X-ray है जिसमें multiple arrows एक rounded dense से area पर point out करें। This is a porcelain gallbladder. इसमें क्या होता है कि chronic cholecystitis की वजह से gallbladder calcify हो जाता है और ये imaging पर incidentally नज़र आता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम प्रोफाइलैक्टिक कोलिसिस्टेक्टमी जनरली रेकमेंड करते हैं ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर, मोस्टली एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। सो दैट इज़ वाई हम पोर्सिलेन गॉल ब्लैडर की ट्रीटमेंट में प्रोफाइलैक्टिकली कोलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं। नाउ कम्स एक्यूट कोलिंजाइटिस। इसको असेंडिंग कोलिंजाइटिस भी कहते हैं। इसमें बिलियरी ट्री की इन्फेक्शन हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज यूजुअली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन and that leads to stasis or bacterial overgrowth. अब acute cholangitis में there is a triad जिसको Charcot triad बोलते हैं। इसमें Charcot triad of cholangitis में fever होता है, jaundice होता है accompanied by right upper quadrant pain, ठीक है। और there is another term which is called as Raynaud's pentode, ठीक है, जो कि Charcot triad ही है बेसिकली, लेकिन साथ ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है और शॉक होता है, यानी हाइपरटेंशन की कंडीशन। सो बेसिकली एक्यूट कोलिंजाइटिस में दो टर्म्स आपने याद रखनी है, Charcot triad एंड रेनॉल्ड्स पेंटोड। और जो हमने गॉलस्टोन आइलियस में देखा था, यू हैव टू रिमेंबर द रेगुलर ट्रायड, राइट। सो वी आर डन विद एक्यूट कोलिंजाइटिस, पोर्सिलेन गॉलब्लैडर, कोलिसिस्टाइटिस, कोलिडोकोलिलिथियासिस, biliary colic and colilithiasis and the stones, right? Now let's come further talk about cholangiocarcinoma. इसमें bile duct epithelium का ये एक malignant tumor है and most common location is convergence of right and left hepatic ducts. इसके risk factors में क्या होता है? Primary sclerosing cholangitis, liver fluke infections like specifically जो Clonorchis
लिवर फ्लूक होती है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है, वो एक रिस्क फैक्टर है इसका, ठीक है। और प्रेजेंटेशन यूजुअली क्या होती है, इट प्रेजेंट्स लेट विद फटीग होता है हमेशा। कार्सिनोमा में हम देखते हैं वेट लॉस भी होता है, एब्डोमिनल पेन होगी अकम्पनीड बाय जॉन्डिस। इमेजिंग पर बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन नजर आएगी। हिस्टोलॉजी पर हम देखते हैं देयर इनफिल्ट्रेटिंग नियोप्लास्टिक ग्लैंड्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा। डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा यानी एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा जो ट्यूमर के अराउंड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यस, ठीक है, हिस्टोलॉजी पर हमने देख लिया इस तरह से होगा। नाउ कम्स पेंक्रेटाइटिस। इसमें क्या होता है, पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इट्स यूजुअली स्टेराइल, दो फॉर्म्स में होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में क्या होता है कि पेंक्रियाटिक एंजाइम्स ही पेंक्रियास की ऑटो डाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। अब एक इमेज है जिसमें पेंक्रियास और ये दिस इज़ द पेंक्रियास और ये सराउंडेड बाय एडिमा, ये शो किया हुआ है पेंक्रेटाइटिस, राइट। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के, इडियोपैथिक, गॉल स्टोन्स, एथेनॉल, ट्रॉमा, स्टीरॉइड्स, मम्प्स, ऑटोइम्यून डिजीज़, स्कॉर्पियन स्टिंग, हाइपरकैल्सीमिया या हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया अगर ग्रेटर दैन 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टैग हो जाए तो वो इट में कॉज एक्यूट पेंक्रेटाइटिस। नाउ हाइपरकैल्सीमिया कैसे पेंक्रेटाइटिस करवाता है, बेसिकली हाइपरकैल्सीमिया जो है वो ट्रिप्सिनोजन की प्रीमेच्योर एक्टिवेशन करवा देता है। जब पेंक्रियाटिक एसिनार सेल्स में ट्रिप्सिनोजन होता है उसकी जब प्रीमेच्योर एक्टिवेशन होती है तो ऑटो डाइजेशन हो जाती है। बाकी ईआरसीपी क्या है, बेसिकली ये एक एंडोस्कोपिक इमेजिंग या ट्रीटमेंट है बिलियरी और पेंक्रियाटिक डक्ट्स की। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन या कॉन्ट्रास्ट की वजह से पेंक्रियाटिक डक्ट इंजर हो सकती है और उसकी वजह से प्रीमेच्योर एंजाइम एक्टिवेशन ट्रिगर हो सकती है, पेंक्रेटाइटिस हो सकता है। और बाकी ये जो ड्रग्स हैं स्पेसिफिकली सल्फा ड्रग्स, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स और प्रोटेज इनहिबिटर्स, ये भी रिस्क फैक्टर हैं ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस। कैसे, क्योंकि ये डायरेक्ट ड्रग इंड्यूस्ड पेंक्रियाटिक टॉक्सिसिटी करवाते हैं। जो एनआरटीआईज हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिसिटी भी करवा सकते हैं और जो प्रोटेज इनहिबिटर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं वाया हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, ठीक है। सो ये डिस्कस कर लिया इसको, निमोनिक से आई गेट स्मैश्ड से इसको रिमेंबर आप कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब 2 से 3 क्राइटेरियाज होते हैं एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को डायग्नोज करने के। एक तो एक्यूट एपिगैस्ट्रिक पेन होगी जो ऑफन पीछे रेडिएट कर रही होगी, सीरम एमाइलेज या लैपेज ज़्यादा स्पेसिफिक है, वो नॉर्मल से थ्री टाइम्स मोर रेज्ड होगा। कैरेक्टरिस्टिक इमेजिंग फाइंडिंग्स होती हैं इसकी। कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकती है, पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट, ठीक है, विच इज़ लाइन बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू, एपिथेलियम से लाइन नहीं होती, दिस इज़ अ पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट, ठीक है। एब्डोमेन का सीटी है जिसमें फ्लूइड फिल्ड एरिया भी नज़र आ रहा है, पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट भी नज़र आ रही है, राइट। सो यस, राइट। और एब्सेस हो सकती है, पेरेन्काइमल और पेरी पेंक्रियाटिक टिश्यू का नेक्रोसिस हो सकता है, हेमरेज, इन्फेक्शन, ऑर्गन फेलियर यानी कि एक्यूट लंग इंजरी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये सब हो सकता है, शॉक, रीनल फेलियर। और हाइपोकैल्सीमिया इज़ ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ acute pancreatitis जिसमें there is precipitation of calcium soaks. Now how hypercalcemia is a complication. Hypercalcemia क्या होता है कि hypocalcemia, why is it a complication of pancreatitis? बेसिकली जो पेंक्रियाटिक लाइपेज रिलीज़ हुआ होता है ना वो फैट नेक्रोसिस करवाता है और जो फ्री फैट एज अ रिजल्ट फ्री फैटी एसिड्स रिलीज़ होते हैं वो कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं, फैट से पोनिफिकेशन होती है, सो इस एज अ रिजल्ट सीरम कैल्शियम कम हो जाता है, दैट इज़ हाउ इट कॉजेज हाइपोकैल्सीमिया। नाउ कम्स क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस, ठीक है। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के कॉजेज़ में हाइपरकैल्सीमिया था, क्यों हाइपरकैल्सीमिया था इसकी कॉज हमने डिस्कस की थी, और कॉम्प्लिकेशंस में हाइपोकैल्सीमिया, सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस। क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस में पेंक्रियास की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, एट्रोफी होती है, पेंक्रियास की कैल्सिफिकेशन होती है। ये देखें यहाँ पर बहुत अच्छी कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही है पेंक्रियास की। इसके रिस्क फैक्टर्स में अल्कोहल यूज डिसऑर्डर या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन लाइक जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है या SPINK1 म्यूटेशंस हैं उनकी वजह से हो सकती है, इडियोपैथिक भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में पेंक्रियाटिक इंसफिशेंसी या सूडोसिस्ट्स बन सकती हैं। अब जो पेंक्रियाटिक इंसफिशेंसी है इट ये तब होती है टिपिकली व्हेन देयर इज़ लेस दैन 10% ऑफ पेंक्रियाटिक फंक्शन। इट में मैनिफेस्ट विद स्टीटोरिया यानी फैट मेल एब्जॉर्प्शन होगी, फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी होगी एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस। और क्रॉनिक में एमाइलेज और लाइपेज एलिवेटेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ऑलमोस्ट दे आर ऑलवेज एलिवेटेड इन एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, एक्यूट कंडीशन में हमेशा एलिवेटेड होंगे, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। से पहले ये डायग्राम देखें, हिस्टोलॉजिकल इमेज है जिसमें डेंसली पैक्ड हमें सेल्स नज़र आ रहे हैं
right? With prominent nuclei and glandular-like structures जो कि connective tissue से surrounded है. So pancreatic adenocarcinoma is a very aggressive tumor और ये pancreatic duct से rise कर रहा होता है. There is disorganized glandular structure with cellular infiltration. Often presentation पे metastatic होता है. Average survival इसका diagnosis के बाद 1 साल से कम ही होता है या तकरीबन 1 साल, right? और जो tumor markers हैं they are common in pancreatic head due to which lead to obstructive jaundice, and it is associated with CA19 tumor marker, also the carcinoembryonic antigen, लेकिन वो less specific है. और pancreatic adenocarcinoma में the most common genomic abnormality is KRAS activating mutation, राइट? और इसके रिस्क फैक्टर्स में टोबैको स्मोकिंग है जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है, क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस अगर 20 साल से ज़्यादा एक्सीड हो गया, डायबिटीज़ है, और 50 ईयर्स से अबव एज. प्रेजेंटेशन ऑफन कैसे होती है कि ये देखिए पेंक्रियाटिक हेड का ये सीटी एब्डोमेन है और इसमें पेंक्रियाटिक हेड का कार्सिनोमा शो किया हुआ है. प्रेजेंटेशन क्या होती है? वही एब्डोमिनल पेन होगी जो बैक पर रेडिएट कर रही होगी, वेट लॉस होगा मैसिव ड्यू टू मैल एब्जॉर्प्शन एंड एनोरेक्सिया, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा, ठीक है. ये बेसिकली ट्रोसो सिंड्रोम बोलते हैं इसको, और इसमें रिकरेंट माइग्रेटरी सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस होती है जो कि एक हाइपरकोगुलेबल स्टेट की वजह से कॉज होती है, एंड इट्स एसोसिएटेड विद पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा. इसमें क्या होता है कि जब भी हम एक्सट्रीमिटीज़ को पैल्पेट करते हैं, सो देयर इज़ रेडनेस एंड टेंडरनेस, इट्स कॉल्ड ट्रोसो सिंड्रोम. इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखा गया विद palpable non-tender gallbladder, which is Curvarsor sign, ठीक है, non-tender gallbladder होगा. So that's all about today. We talked about the pancreatic adenocarcinoma, pancreatitis, acute and chronic forms, और कुछ gallbladder की abnormalities or diseases.